ओके, सो टुडे वी हैव अ चैप्टर नंबर 7। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 6 तक किया था, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। और आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 7 करेंगे, दैट इज सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, सॉरी, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट। दैट इज अ वेरी इजी चैप्टर एज वेल। बेसिक कॉन्सेप्ट है कुछ। ठीक है, सो सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 है, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखना है। ओके, तो सबसे पहले चीज तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो इससे पहले मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस के अंदर आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, अबाउट सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन जो है एक्चुअली एक होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा जो है वो सब्सटेंसेस का। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर मतलब कि जो चीजें इसके साथ मिलती हैं वो सेम स्टेट में होती हैं। ठीक है, मतलब जब वो कंबाइन होती हैं तो सेम पोजीशन पे, सेम स्टेट पे आ जाती हैं, सेम फेस में आ जाती हैं। सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। जो लेस क्वांटिटी में वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। जैसे सॉल्ट और वाटर मिलाते हैं तो ब्राइन बनता है, इसमें सॉल्ट एक सॉल्यूट होता है, वाटर एक सॉल्वेंट होता है। हाइड्रोजीनियस मिक्सचर अगर हो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का तो उसको हम लोग कहते हैं सस्पेंशन। जैसे कि आपने मड में वाटर मिला दिया तो मड में वाटर मिल जाए, कीचड़ बन जाएगा, तो इट इज अ सस्पेंशन। ठीक है। यस, निकुल हसन क्लास ड्यूरेशन पूछ रहे हैं, 4:15 तक ऑफ हो जाएगा, 4:15 तक। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सॉल्यूशन के टाइप्स की जब बात करें तो हमारे पास देर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो तो सूरत में हमारे पास जो एग्जाम्पल होती है वो एयर होती है। ठीक है, जिसके अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों गैसेस होते हैं, गैसेस का मिक्सचर होता है एयर। इस तरह अगर सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो तो इन दैट केस फिर वो हमारे पास क्या बन जाता है, दैट इज, जैसे इसका एग्जाम्पल है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में गैस कम होती है, लिक्विड ज्यादा होती है, वो भी एक सोल्यूशन तैयार होता है। और गैस नॉर्मली इसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। सही है। और जहां तक लिक्विड की बात करें, लिक्विड में हम शुगर वाटर इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। इस तरह गैस कम हो, लिक्विड सॉलिड ज्यादा हो तो सूरत में हमारे पास एड्जॉर्प्शन जो हाइड्रोजन गैस की होती है मेटल पर, इसके बारे में मैंने आपको शायद बताया था। ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि एटम्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक, उनके एटम्स के बड़े साइज के होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आयरन के एटम्स ले लूं तो उसके एटम्स जो है वो बड़े साइज के होते हैं। और बड़े साइज के एटम होने की वजह से होता क्या है कि उनके एटम्स के बीच में एक स्पेस आ जाता है, खाली जगह आ जाती है। ठीक है, तो उस खाली जगह को हम लोग वॉइड कहते हैं या इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं। उन वॉइड्स के अंदर, इन वॉइड्स के अंदर या इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर हाइड्रोजन या छोटे एटम्स क्या होते हैं, अंदर चले जाते हैं, घुस जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, सो दैट्स वाई एक एग्जांपल हो जाएगी एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ओवर मेटल। ठीक है, ना लिक्विड और गैस के, लिक्विड कम हो और गैस ज्यादा हो। ठीक है, कि लिक्विड कम हो और गैस ज्यादा हो तो इस सूरत में हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पर क्लाउड आ जाएगा। क्लाउड में बहुत सारे गैसेस होती हैं और थोड़ा सा उसमें जो है वो लिक्विड मौजूद होता है, जैसे कि वाटर। ओके, इसके बाद जब हम बात करें कि लिक्विड लिक्विड की है, तो सिंपल जूस है, और भी एग्जांपल हो सकता है। लिक्विड सॉल और अगर मैं बात करूं लिक्विड और सॉलिड की, सॉलिड ज्यादा लिक्विड कम हो तो सिंपल इसमें जो है वो आपके पास जो है वो जेली जैसे कि हो गया, तो इसमें सॉलिड ज्यादा लिक्विड कम होता है। इस तरह सॉलिड और गैस की बात कर लें कि सॉलिड कम हो गैस ज्यादा तो स्मोक, धुआं हो गया। ठीक है, सॉलिड लिक्विड की बात कर लें कि सॉलिड ज्यादा हो और लिक्विड, सॉलिड कम हो लिक्विड ज्यादा तो नॉर्मली ब्राइन हो गया, कोई भी जूस हो गया, मतलब ब्राइन हो गया, या फिर जो है वो शुगर सॉल्यूशन हो गया। ऐसा सॉलिड सॉलिड की बात करें कि सॉलिड भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो तो अलॉय हो गया। अलॉय आप जानते हैं, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, तो वो भी एक सॉल्यूशन होता है ऑफ टू मेटल्स। तो ये 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, स्टेट पर डिपेंड करता है कि डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर जो है आपस में मिलकर जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो अलग अलग टाइप्स के निकल जाते हैं। ठीक है,
पेन कंसंट्रेशन की बात करें तो सॉल्यूट के अंदर जितना जो सॉल्यूशन के अंदर जितना सॉलिड डिजॉल्व होता है उसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। और जब हम यूनिट्स की बात करें कंसंट्रेशन की तो उसकी हमारे पास जो है वो चार यूनिट्स होती है, मोलैरिटी होती है, नॉर्मेलिटी होती है, मोल फ्रैक्शन। इन तमाम यूनिट्स को हम कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन भी होती है, उसमें भी हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब मोलैरिटी क्या चीज होती है? अच्छा सुनो, एक मिनट वेट करें। ओके ना, मोलैरिटी क्या चीज होती है ये भी आप जानते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितना सॉलिड डिजॉल्व होता है उसको हम लोग कहते हैं मोलैरिटी। तो मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोलैरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट या तो कैपिटल एम जस्ट आप लिख लें, या फिर आप उसकी यूनिट लिख दें मोल्स पर डीएमक्यू। दोनों इसकी यूनिट हो गई हैं। मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोल्स पर लीटर, या फिर कैपिटल एम। इन सबसे मोलैरिटी शो होता है। मोलैरिटी क्या होती है? सेम चीज यही है, बस हम क्या करते हैं, मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की वजह 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर एक डिफरेंस आता है मोलैरिटी और मोलैलिटी के अंदर। यूनिट क्या होती है इसकी? या तो स्मॉल एम लिख देते हैं या मोल्स पर केजी लिख देते हैं। ठीक है। और फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल है, अगर आपसे मैं वर्बली पूछूं कि अगर 5 मोल सॉल्यूट है उसको 10 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाए तो वो कितना मोलर सॉल्यूशन बनेगा? तो आप मुझे बताएं जरा। Yes, that is 1/2 molar या half molar Shahryar. Yes, and Bisma Shahzad, you are right. You have to just divide 5 by 10. So that is 0.5 molar. ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 20 ग्राम ऑफ NaOH इज सॉल्व्ड इन 2000 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसको बताएं कि इसकी मोलैरिटी कितनी निकलेगी सेकंड न्यूमेरिकल की। तो यहाँ पर मोल्स गिवन नहीं है तो आपको इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 20 ग्राम ऑफ NaOH को। और यहाँ पर आपको ml गिवन, इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना होगा, देन यू हैव टू डिवाइड दीज टू। जस्ट ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज आंसर, बाकी बच्चे भी आंसर दें। 0.25 मोलर कह रहे हैं बच्चे, देखें 20 ग्राम ऑफ NaOH है, ठीक है, ये तो आ गया आपके पास 0.5 मोलर आ गया। ठीक है। तो पॉइंट तो चूंकि 40 ग्राम में 1 मोल होता है तो 20 ग्राम NaOH में आपके पास 0.5 मोल हो जाएगा। उसको डिवाइड कर देंगे हम 2000 ml मतलब 2 से। ठीक है। ओके, 1/4 दैट इज 0.25। सही है, 0.25 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 2 मोल्स ऑफ सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट।
मोलालिटी बताइए एक सॉल्यूशन की कितनी होगी जब 2 मोल सॉल्यूट को 10 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाएगा। शहरयार ने कहा 0.2 m। बिस्मा ने भी कहा 0.2। यस, 0.2 m इज द करेक्ट आंसर। 0.2 मोलर का जो है वो ये सॉल्यूशन बनेगा। ओके, 0.2 m इज द राइट आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें कि मोलालिटी मालूम करें एक सॉल्यूशन की जब 200 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया जा रहा है 3000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। यस Nicholas, you are right as well. 0.2 molar is the right answer. तो बिस्मा और सना 1.13 तक बता रहे हैं, बाकी कुलसुम 1.66 बता रही। So that will be easy if we can do it right now. That should be 200, that is mass। यहाँ से है मास है, उसको आपने डिवाइड कर दिए उसके मॉलिक्यूलर मास से, दैट इज 58.5। ठीक है, देन इसको आपने यहाँ पर नीचे लिख दिया इसकी 3000 ग्राम ml ऑफ सॉल्यूशन, और ऊपर आपने 1000 लिख दिया। तो इस तरह से आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आंसर शायद 1.13 करके ही कुछ आएगा। तो सुम शकील शायद आपका गलत है, 1.66। प्लीज चेक इट अगेन। Just Kulsum Shakil, please check that again. Either you have made a typo mistake or calculation. Okay, ठीक है, next। ना फिफ्थ न्यूमेरिकल है कि 19.6 ग्राम H2SO4 को डिसॉल्व किया जा रहा है 500 cm³ वाटर में सॉल्यूशन बनाने के लिए। पता है कितना मास NaOH का चाहिए होगा डिसॉल्व करने के लिए 250 cm³ वाटर में, ताकि आप उतनी ही मोलैरिटी का सॉल्यूशन बना दें जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इफ यू वांट टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल, जिसमें आपसे न्यूट्रलाइजेशन की बात की जा रही है। एक तरफ सल्फ्यूरिक एसिड है और एक तरफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इसका मास दिया हुआ है, वॉल्यूम NaOH का आपको मास चाहिए, वॉल्यूम गिवन है। तो एनीबॉडी नोस व्हिच फार्मूला टू बी यूज्ड हियर? नहीं, लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन तो नहीं है ये। इट शुड बी सॉल्व लाइक दैट, दैट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इस तरह से बनेगा। यहाँ पे M1 से एसिड का मास आ गया, ये एसिड का वॉल्यूम आ गया, ये M2 आपको मालूम करना है। ठीक है, और V2 में आपके पास बेस का वॉल्यूम आ जाएगा, तो यू कैन इजिली फाइंड हियर M2। ठीक है, so now you can do it easily, do it by yourself।
नो, अच्छा इस न्यूमेरिकल को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आई थिंक ये तो आ ही गया समझ में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, एसिड और बेसिस का कॉन्सेप्ट है। यस, ओके ओके, राइट, तो कुसुम शकील यू मस्ट बी राइट। तो आगे बढ़ रहा हूँ ताकि वो सिंपल प्रैक्टिस तो आप कर ही लेंगे। बुक्स जो है वो मैंने बता दी, कल तक आपको मिल जाएंगे, उसमें प्रैक्टिस करने के लिए फिर काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। तो एसिड्स एंड बेसिस की बात जब हम कर रहे हैं, तो एसिड्स एंड बेसिस में चार एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होता है, हाउ कैन यू डिफाइन एसिड्स एंड बेस, तीन कॉन्सेप्ट होते हैं एसिड बेस, ठीक है। तो एसिड के और बेस का पहले कॉन्सेप्ट के लिहाज से बताइए मुझे क्या होते हैं एसिड्स और बेस, क्या मेन डिफरेंस है एसिड और बेस में केमिकली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आर्रेनियस कॉन्सेप्ट, यस शहरियार, आर्रेनियस कॉन्सेप्ट के लिहाज से एसिड बेस में क्या डिफरेंस होता है। यस प्लीज टेल मी एनीबॉडी, आर्रेनियस क्या कहता है, एसिड कौन से होते हैं और बेस क्या होते हैं। गलत बता रहे हैं शहरियार, दिस इज नॉट आर्रेनियस कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डोनेशन और एक्सेप्शन ये आपका लेविस कॉन्सेप्ट है। तो मैं अभी आपसे आर्रेनियस कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ, जिसको पता है बताए। यस शहरियार, ओके यू आर राइट। आर्रेनियस के मुताबिक एसिड जो है वो H प्लस एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आइंस देते हैं, जबकि बेस जो है वो OH नेगेटिव आइंस देते हैं। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग आर्हेनियस, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट हो सेकंड कॉन्सेप्ट होता है ब्रोंस्टेड लोरी या लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, उसके मुताबिक एसिड बेस में क्या फर्क होता है, तो बता सकता है मुझे। एक तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट H प्लस आइंस देने वाला, कि एसिड H प्लस आइंस देंगे और बेस OH माइनस आइंस देंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सोचो और मुझे बताएं। तो जो सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, तो वो क्या कहता है। यस, तो लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के लिहाज से एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं और बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। प्रोटॉन डोनेशन और प्रोटॉन एक्सेप्शन की बारे में जो है वो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट आपको बताता है, सही है। अच्छा, तीसरा कॉन्सेप्ट हमारी ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट है भी नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेविस कॉन्सेप्ट। तो थर्ड कॉन्सेप्ट जो हमारे पास होता है वो लेविस का कॉन्सेप्ट होता है। उसके मुताबिक, जैसे शहरयार ने भी बताया था स्टार्ट में, कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। लेविस के मुताबिक क्या होता है कि जो हमारे पास एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं और बेसिस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, ठीक है। जैसे अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हो तो अमोनिया एक बेस है, ठीक है, और HCl इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है तो HCl एक एसिड है। ये तीन कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, आर्हेनियस, लोरी ब्रोंस्टेड और लेविस, ठीक है। तो कोई मसला तो नहीं है इसमें, बाकी अब ये नेम्स याद रख लें। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, वो एसिड्स जो पूरी मुकम्मल तौर पर अपने आइंस में आयोनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। और जो मुकम्मल नहीं बल्कि पार्शियली आयोनाइज हो जाते हैं वो वीक एसिड्स कहलाते हैं। इसका सेम वही फर्क स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में, कि वो बेसिस जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए अपने एक्वा सोल्यूशन के अंदर वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो पार्शियली आयोनाइज होता है अपने एक्वा सोल्यूशन के अंदर वो वीक बेस होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर हमारे पास जो है वो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। अच्छा, फॉस्फोरिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होता, फॉस्फोरिक एसिड इज वीक एसिड, ठीक है। तो बाकी वीक एसिड्स की बात की जाए तो कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब वीक एसिड है। अच्छा, इसमें मैं आपसे क्वेश्चन अगर करूँ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ओल्ड नेम आप जानते हैं, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पुराना नाम। एनीबॉडी नोस, जल्दी बताए, 10 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, बस ज्यादा टाइम नहीं, चीजें कर रही है बहुत सारी। यू नो द ओल्ड नेम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
हाइड्रोजन क्लोराइड तो नहीं, उसका केमिकल नेम है। यस, कुलसुम शकील ने सही कहा, दैट इज म्यूरियाटिक एसिड। ओके। सल्फ्यूरिक एसिड का और नेम बताएं। यस, शहरयार ने इस बार सही को, ऑयल ऑफ विट्रियोल। अच्छा, एक एक एसिड हमारे पास H2SO3 होता है, उसका क्या नाम होगा? एक तो H2SO4 तो आप जानते हैं, एक होता है H2SO3, इसको हम क्या कहेंगे? यस, शहरयार ने सही कहा, दैट शुड बी सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, फिर हम उसको सल्फ्यूरस एसिड कहेंगे। सही है। अच्छा, ऑक्सी एसिड्स भी क्लोरीन के होते हैं, उसमें आप जानते हैं ऑक्सी एसिड्स में हमारे पास एक HClO होता है। ठीक है, एक HClO होता है, एक हमारे पास होता है HClO2। सेम ही होता है, मतलब HClO2, आप लाइन से इन चारों के नाम बता दें मुझे। HCl होता है, इस तरह से एक होता है HClO2, एक होता है HClO3। ऑक्सी एसिड्स की बात मैं कर रहा हूँ, हेलोजन के। एक HClO3 होता है और HClO4 होता है। ये शहरियार, दिस इज हाइपोहेलस एसिड से मरा, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड। ये तो सही है, हाइपोक्लोरस। ये क्या होता है? सेकंड बताएं। फिर HClO3 होता है, HClO4, ये चारों होते हैं। सुना होगा आपने इनके बारे में। दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, दिस इज क्लोरस एसिड, दिस इज क्लोरिक एसिड, दिस इज पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हाइपोक्लोरस हो गया, ये क्लोरस हो गया, ये क्लोरिक हो गया, और ये पर क्लोरिक हो गया। तो चार ऑक्सी एसिड्स होते हैं क्लोरीन के। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स मतलब ऐसा एसिड जिनमें ऑक्सीजन भी हो क्लोरीन के। HCl इज नॉट एन ऑक्सी एसिड ऑफ हाइड्रोजन। सही है। अच्छा, HNO3 नाइट्रिक एसिड का पुराना नाम बताइए, चले वापस आते हैं। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ नाइट्रिक एसिड? जल्दी जल्दी बताइए। यस, ईमान अफसर, इस बार आपने करेक्ट बताया, वेल डन, दैट इज एक्वा फोर्टिस। नाइट्रिक एसिड को इंडस्ट्रीज में हम किस किस मेथड से प्रिपेयर कर देंगे, मुझे बता सकता है? सेकेंड ईयर का टॉपिक है। यस, शहरियार एंड कुलसुम, मोइस कमर, ओसवाल्ड प्रोसेस। और सल्फ्यूरिक एसिड को किस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का बताइए, किस प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यस, शहरियार, कुलसुम, मोइस, मोमिना, बिस्मानी, सबने बता दिया। ठीक है, ओके। अब वीक एसिड्स पे आते हैं। वीक एसिड्स में एक हमारे पास है कार्बोनिक एसिड, जो भी मैंने। अच्छा, कार्बोनिक एसिड कहाँ मौजूद होता है? वेयर यू कैन फाइंड कार्बोनिक एसिड? यस शहरियार, ओके, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मौजूद होता है। सही है। HCWI होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? एंट में। यस, एंट स्टिंग में। यस, ईमान अफसर, शहरियार, ओके। चूटी के डंक में। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? यस शहरियार, ओके, दैट इज इन विनेगर। ईमान, ओके, विनेगर। ओके, सन अरशद, यू आर आल्सो राइट, एंड मोमिना एंड अनीक, ओके। यस शहरियार कह रहे किचन में पाए जाते हैं। यस, राइट। स्ट्रॉन्ग बेस की बात जब की जाती है, स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास, यस बिस्मल, यू आर आल्सो राइट, NaOH है और KOH है, दो बहुत फेमस है। इसके अलावा एक और होता है, वो भी लिख ही लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है। अच्छा, वो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर? सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने का कौन सा प्रोसेस है? यस यार, नेल्सन सेल है। और नेल्सन सेल के अलावा हम इसको कास्टनर कैलनर सेल से भी बना सकते हैं। दोनों तरीके से ये बन सकता है। ठीक है। अच्छा, KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, एक और इसका नाम एक और क्या हो सकता है? अब वो कास्टिक सोडा है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कास्टिक सोडा के बजाय कास्टिक पोटाश। तो कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश दोनों ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। ठीक है। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसका कॉमन नेम कोई बता सकता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? जल्दी जल्दी बताएं बस, लिखते रहे, जो पूछ रहा हूँ बस बताते रहे।
ठीक है, मैं चेक करता रहा हूँ। मोमिना कह रही है स्लैक लाइम, वेल डन भाई। यस, अरशद ने भी, मोमिन, सबने यही कहा। सिर्फ लाइम नहीं कह सकते हैं, स्लैक लाइम। ओके, यस, लाइम लिख दिया था आपने। ओके, स्लैक लाइम भी कह सकते हैं, लाइम वाटर भी कह सकते हैं, और मिल्क लाइम भी कह सकते हैं उसको। मिल्क लाइम, स्लैक लाइम, लाइम वाटर, तीनों इसी के नाम है। ठीक है। और अगर सिर्फ लाइम लिखा जाए तो फिर उसका फॉर्मूला क्या होगा? लाइम या क्विक लाइम। सिर्फ लाइम या क्विक लाइम लिखा जाए, यस ईमान अफसर, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या क्विक लाइम कहते हैं। और अगर लाइम स्टोन लिखा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? यस, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। सही है। ओके, यस, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सही है। अच्छा, नेक्स्ट इज ये जो वीक बेसिस है, वीक बेस में दो है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेसिसिटी की, कुछ बेसिसिटी की बात की जाए तो एसिड्स की आप जानते हैं बेसिसिटी होती है। एसिड में जितना हाइड्रोजन होता है, जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, उतनी इसकी बेसिसिटी होती है। तो इधर आप मुझे बताएं कि ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1 होगी। यस, वेल डन, सही है। सल्फ्यूरिक एसिड की बताइए कितनी हो जाएगी? यस, 2 हो जाएगी। नाइट्रिक एसिड की बताइए बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, सही है। अच्छा, यहाँ पर बताइए आप मुझे H2CO3, कार्बोनिक एसिड की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फॉस्फोरिक एसिड की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फॉर्मिक एसिड की कितनी हो जाएगी? यस, जो बच्चे 1 कह रहे हैं, 1 इज द करेक्ट वन, चूंकि सिर्फ एक H प्लस को रिप्लेस करता है ये। ठीक है। एसिटिक एसिड की कितनी हो जाएगी? इसकी भी 1 रहेगी, चूंकि ये भी एक ही H प्लस को वो करता है। अच्छा, बेसिस की जो है वो एसिडिटी होती है, NaOH की एसिडिटी कितनी हो जाएगी? यस, इसकी एसिडिटी जो है वो 1 रहेगी। सही है, 1 रहेगी। ठीक है। KOH की भी आप जानते हैं 1 ही रहेगी। ओके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बता दें कितनी हो जाएगी? यस, बिस्मथ शहजाद। ओके, राइट, 2 हो जाएगी। सही, ओके। दिस इज सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। अच्छा, आगे जब हम बात करते हैं हाइड्रेशन, एक टॉपिक हमारे पास आता है। हाइड्रेशन एक प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट कैंस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कि अगर आपने कोई बीकर लिया और बीकर में आपने कोई सॉल्ट डाल दिया, जैसे Na सॉल्ट डाल दिया, मतलब Na प्लस हो गया उसमें, जैसे Cl माइनस हो गया। ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के आयंस इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे। यही सराउंडिंग कहलाता है सॉल्यूशन। मतलब अगर सॉल्वेंट के आयंस सॉल्यूट को चारों तरफ से जो है वो अगर हम सराउंड कर लें तो उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेशन। और अगर ये सॉल्वेंट वाटर हो तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन। ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें एनर्जी लिबरेट होती है, और जो भी एनर्जी लिबरेट होती है उसको हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। जितना छोटा आयन होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन होगी और उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी खारिज होगी। ठीक है। मतलब अच्छा, जब सॉल्ट को पानी के अंदर डाला जाता है तो एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर लेते हैं, ये उस सॉल्यूट के आयंस को सराउंड कर लेते हैं। ठीक है। सॉल्यूट के आयंस को सराउंड कर लेते हैं, लेकिन जब उसको एवोपरेट करते हैं तो एवोपरेट करने पर कुछ ही वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो स्टिक हो जाते हैं आयंस के साथ। उन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, उन वाटर मॉलिक्यूल्स को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। और चूंकि हाइड्रेशन एक फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज के अंदर इसके अंदर पीएच चेंज नहीं होता पानी का। पीएच जो है वो सेम रहता है हाइड्रेशन के अंदर। तो उसमें जैसे एक तरह से फिजिकली क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट के आयन सॉल्यूट को सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट के आयंस को सराउंड कर ले रहे हैं चारों तरफ से, दैट इज हाइड्रेशन। तो जैसे मतलब छोटे आयन ज्यादा तेजी के साथ जो है वो हाइड्रेटेड होंगे, जैसे Li पॉजिटिव आयन वो Cs प्लस आयन से ज्यादा तेजी के साथ हाइड्रेट हो जाएगा, क्योंकि सीजियम आयन बड़ा होता है, लिथियम छोटा होता है। इसी तरह से अगर चार्ज ज्यादा होगा तो वो ज्यादा तेजी से हाइड्रेट होगा। मिसाल के तौर पे एल्यूमिनियम का अगर आपके पास +1 है और इस तरह से एल्यूमिनियम आपके पास वो भी है जो कि आपके पास +3 है। ठीक है, +3 वाला एल्यूमिनियम है, तो जाहिर सी बात है कि +3 वाला एल्यूमिनियम जल्दी हाइड्रेट होगा और ज्यादा हाइड्रोजन एनर्जी खारिज करेगा, बिकॉज उसका चार्ज ज्यादा है। तो दो चीजों पर डिपेंड करता है, साइज पर और चार्ज पर।
चार्ज ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर रेडियस कम होगा या एटम का साइज कम होगा, आइंस का साइज कम होगा, तो सूरत में हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा होगी। अच्छा, ये कॉमन आइन इफेक्ट, सॉरी, कॉमन आइन इफेक्ट तो हमने लास्ट चैप्टर 6 में डिस्कस कर लिया, गलती से आ गया यहाँ। ओके, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में सिंपल फर्क है कि वो एक केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन था, ये केमिकल रिएक्शन है। लिसिस क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन, और हाइड्रो मतलब वाटर, कि आप जब किसी सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो वो अपने आइंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जो सॉल्ट के आइंस हैं वो पानी के H+ और OH के साथ रिएक्शन करके पीएच चेंज कर देते हैं पानी का। हाइड्रोलिसिस में ये होता है। तो 3 तरह के सॉल्ट हमारे पास होते हैं एक्चुअली, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट के अंदर हाइड्रेशन नहीं होती, चूंकि पीएच मेंटेन रहता है, पानी का पीएच जो 7 है, पीएच 7 पर मेंटेन रहता है, और जब पीएच चेंज नहीं होगा तो सूरत में हम ये कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस नहीं हुई है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे आप एसिडिक सॉल्ट की बात करें, एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे? एसिडिक सॉल्ट कब बनते हैं कि जब आप किसी भी, आपने वीक बेस को लिया, तो आपने वीक बेस लिया NH4, सॉरी, आपने कोई सॉल्ट ले लिया, कोई भी सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट, उसको पानी में डाला, पानी में डालने पर आप जानते हैं NH4OH के साथ मिलेगा और HCl के साथ मिलेगा। तो आपके पास बना क्या, इसमें यहाँ पर वीक बेस बना, और वीक बेस के साथ साथ जो है वो आपके पास HCl बना, आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सोल्यूशन बन गया आपके पास, ओवरऑल जो ये पूरा सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन कैसा बना आपके पास? एसिडिक सोल्यूशन बना, चूंकि एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक सोल्यूशन बन गया ओवरऑल। तो इस वजह से ये सॉल्ट हो गया NH4Cl, उसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। और जो रिजल्टेंट पीएच होगा पानी का वो कम हो जाएगा 7 से, चूंकि सॉल्ट एसिडिक हो जाएगा, सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, तो पीएच लेस देन 7 हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट केस में। इस तरह बेसिक सॉल्ट की बात की जाती है, तो यहाँ पर आप जो है वो रिएक्शन करा दें, जैसे सोडियम कार्बोनेट का वाटर के साथ कराया तो NaOH बना और साथ में कार्बोनिक एसिड बना, ठीक है। तो NaOH भी बन रहा है, कार्बोनिक एसिड भी बन रहा है, तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन जो हैगा उसका नेचर हो जाएगा आपके पास बेसिक, इसलिए ये Na2CO3 एक बेसिक सॉल्ट कहलाता है। और जो ओवरऑल सॉल्यूशन का पीएच जो होगा वो 7 से बढ़ जाएगा, एसिडिक पीएच 7 से बढ़ जाएगा, ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रल सॉल्ट की जब बात की जाती है, न्यूट्रल सॉल्ट के अंदर हाइड्रेशन होती ही नहीं है, जैसे कि NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है, तो ये NaOH और HCl बनेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो ओवरऑल सोल्यूशन का पीएच 7 रहेगा, ना सोल्यूशन एसिडिक हो पाएगा ना बेसिक हो पाएगा। तो 3 तरह के सॉल्ट के बारे में बताया आपको, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अच्छा, ये आयनाइजेशन थ्योरी है, आई थिंक सो कि यार इसके बारे में तो आस्किंग नहीं होती पेपर में एप्टीट्यूड लेवल पे, इतने डिटेल जो टॉपिक्स नहीं आते तो उसको मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। इसमें वैसे कोई बात ऐसी है भी नहीं जिसको आपको समझनी हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये देख लेते हैं शॉर्ट चीज़ें। ये आया था पेपर में, यस शेयर यार, ये पेपर में आया था, पेपर दिया कब आपने इसमें? अच्छा फर्स्ट टाइम है, सॉरी मुझे लगा सेकंड ईयर, सही, फर्स्ट टाइम आया होगा, लेकिन ये उसमें आएगा, लाइक इन सब्जेक्टिव में आता है, और ये इतने लंबे पॉइंट्स, इतने सारे पॉइंट्स, इस तरह की चीज़ें नहीं आती, सही है। और ये सिंपल आपको पता भी इन वर्डिंग्स के बारे में, तो टाइम में एक चारों के कॉन्सेप्ट पे आऊँ आगे, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस जो करंट कंडक्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में, एक्वस से मोल्टन स्टेट में, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सारे एसिड बेस्ड सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो करंट कंडक्ट ना करें लिक्विड स्टेट में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल, बेंजीन, डीजल, कार्बन डाइसल्फाइड, जितने भी नॉन पोलर होते हैं वो सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स वो मेटल्स होते हैं जिन पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। और इलेक्ट्रोड्स को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड, कैथोड। पॉजिटिव से जुड़ गया वो एनोड, नेगेटिव से जो जुड़ गया वो कैथोड, सही है। जैसे कि जब ये इस तरह से होता है एनोड और कैथोड, जब हम CuCl2 का नाम क्या होगा? क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड? तो यस, मोइस कमर कह रहे हैं क्यूप्रिक, यस +2 चार्ज है और ये -1 है, इट शुड बी क्यूप्रिक क्लोराइड।
तो जब क्यूप्रिक क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो कॉपर आयंस नेगेटिव आयन की तरफ चले जाते हैं और क्लोराइड आयंस पॉजिटिव आयन की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल की सूरत में डिपोजिट होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, जबकि यहाँ से क्लोरीन गैस जो है वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर हो जाती है सिंपल, कि आपको जो है वो एनोड पर क्लोरीन मिल जाता है, जबकि कैथोड पर आपको जो है वो कॉपर मेटल आपको डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जो क्लोरीन गैस है ये इसके बारे में आप जानते हैं कि इट इज अ ग्रीन कलर गैस, तो यहाँ से ग्रीन कलर की गैस बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। आई थिंक दिस इज अ वीडियो, लेट्स चेक कि ये वीडियो चले कि नहीं चले। ठीक है, यहाँ देखें ये एक तरह से इलेक्ट्रोलिसिस दिखाई जा रही है लाइव ना आपको। तो ये एक बीकर है, बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाले गए हैं, उस तरफ यहाँ पर जो आपको कॉपर मेटल डिपोजिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जो है वो कॉपर मेटल डिपोजिट होता हुआ दिखाई दे रहा है ब्राउन टाइप का, और यहाँ से आपको जो वाटर बबल्स दिख रहे हैं ना, दे आर क्लोरीन गैसेस, यहाँ से क्लोरीन गैस के बबल्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस होती है। सिंपल है कि यहाँ ये पूरा जो कॉपर के जो कॉपर क्लोराइड है Cu+2 एंड क्यूप्रिक आयन का कलर आप जानते हैं ब्लू होता है, तो ये सोल्यूशन ओवरऑल ब्लू हो रहा है, और कॉपर आयंस जो है वो मूव कर जा रहे हैं इधर पर इस एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ सॉरी, और एनोड की तरफ जो है वो ये क्लोरीन गैस चली जा रही है और यहाँ से बाहर आ जा रही है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज डन इन द रियल। ओके, नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं? किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की जो सलाहियत होती है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, सेल के बारे में आप जानते हैं, शायद मैंने आपको भी नहीं बताया, यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि सेल जो है वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहली बात तो सेल क्या चीज होती है, तो सेल के बारे में ये पता होना चाहिए। तो अनिकुल हुसैन का एक केमिकल पर डिपेंड कर दो, एनोड कैथोड पर शायद। असल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करती है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके सामने क्या करती है कि वो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में। जो भी सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसमें आप करंट देते हैं और इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है। जैसे अभी हमने क्यूप्रिक क्लोराइड देखा था, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस देखी थी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर की जाती है कि आप जो है वो करंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं और एक आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होती हुई दिखाई दे रही होती है, कंपाउंड ब्रेक हो रहा होता है अपने एलिमेंट्स में और रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा होता है। दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसका उलट है, बिल्कुल रिवर्स है। ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपके पास तोशिबा सेल होगी, मोबाइल फोन की बैटरी होगी, लैपटॉप की बैटरी हो गई, ये सारे के सारे आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। ठीक है, जिसमें ये क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट देकर रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक रिडॉक्स रिएक्शन हमारे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होने के लिए जरूरी हो कि एक इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा और एक इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वायर के थ्रू तो इन दैट केस क्या होगा? करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी कुव्वत को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस या गेन करने की टेंडेंसी किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से, उसकी यूनिट होती है वोल्ट्स में, और कैपिटल ई से इसको डिनोट करते हैं। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम नहीं हो सकती। ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक एटम के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना बहुत मुश्किल है। उसके बजाय हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड वैल्यूज की मालूम करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम ई के ऊपर जो है वो नॉट लगा देते हैं, ई के ऊपर एक सर्किल छोटा सा बना देते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये रिलेटिव एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जिसमें हम किसी भी मेटल को कंपेयर करते हैं, किसी भी एलिमेंट को कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन को हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और जिसका एक पोटेंशियल हमने अपनी तरफ से क्या दिया हुआ है? उसको 0 दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन को देखते हुए किसी और एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना करेंगे अगर, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है भाई? कि सिंपल आप जानते हैं कि उसमें एक प्लैटिनम का प्लेट होता है,
तो इमर्स करते हैं, डाला हुआ होता है हमने 1 मोलर सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, और हाइड्रोजन गैस पास करते हैं उसमें से 180 एम प्रेशर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो प्लैटिनम में हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाती थी, क्लास के शुरू में बताया था, एडजॉर्ब हो जाती है, और पूरा का पूरा हाइड्रोजन गैस ऐसा लगता है कि वो एक इलेक्ट्रोड के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, अगरचे वो प्लैटिनम के अंदर हमने हाइड्रोजन को एडजॉर्ब किया होता है। और इस तरह से जब हम इसी इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करके जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है, और जिसको हम डिनोट करते हैं ई नॉट से। एक के ऊपर सर्किल बना देंगे तो इससे हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 1900, तो अब दोनों तरह के हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। 1953 में हमने क्या किया है कि भाई एक वो बना दिया है, एक स्टैंडर्ड बना दिया है हमेशा कि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज हम एलिमेंट्स की बताते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं, मतलब किसी का अगर प्लस 0.76 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है तो माइनस 0.76 उसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगी, एडिटिव इनवर्स होंगे, सही है। इसको अगर पिक्टोरियल देखें तो ये पिक्चर है, आप यहाँ पर देख लें, ये आपके सामने बना हुआ है एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें एक प्लैटिनम की प्लेट दिख रही होगी आपको, ये रहा प्लैटिनम, और इसके अंदर इसको डिप किया हुआ है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के, और इस यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस डाल लें 180 एम प्रेशर पर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो वो है लाइक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है दैट इज 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जब हम इससे करंट पास करेंगे तो होगा क्या कि इस इलेक्ट्रोड पर जो है वो हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा हर तरफ। अगर हम इसको जूम करके देखें तो जूम में आपको दिख रहा है यहाँ पर कि छोटे छोटे पोर्स हैं प्लैटिनम मेटल के सरफेस पर, इसको हम वॉइड्स कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इसके अंदर एड्सॉर्ब होना शुरू हो जाती है, जज्ब होना शुरू हो जाती है, तो ये पूरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाता है। ये टाइप्स ऑफ सेल मैंने अभी यही बता रहा था मैं आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी होता है, दोनों में फर्क डिफरेंस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर फिर अगर हम फर्दर टाइप्स इसकी करेंगे तो हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं, एक हमारे पास होता है प्राइमरी सेल और एक हमारे पास होता है सेकेंडरी सेल। अच्छा आप मुझे बताएं प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या फर्क है? एनीबडी नोस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी सेल एंड अ सेकेंडरी सेल? क्या आप जानते हैं प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या फर्क होता है? यस शहरियार यू आर राइट, सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होता है और प्राइमरी सेल रिचार्ज नहीं होता, चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। यस सही है, ओके ठीक है। अच्छा सेल और बैटरी में क्या फर्क है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेल एंड अ बैटरी? शहरियार कह रहे हैं बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ओके ठीक है गुड। अच्छा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बहुत सारे हमारे पास है, वोल्टैइक सेल या डेनियल सेल, ठीक है, इसको हम गैल्वानिक सेल भी कहते हैं, फिर ड्राई सेल हमारे पास है, मोटर बैटरी है, बहुत सारे तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास हैं। तो वोल्टैइक सेल या डेनियल सेल को हम लोग गैल्वानिक सेल भी कहते हैं, दैट इज गैल्वानिक सेल। और साथ में ड्राई सेल के भी एक दूसरा नाम होता है, ड्राई सेल को हम लोग एक साइंटिस्ट के नाम पर ही कहते हैं लेक्लांची, इसी को हम लोग कहते हैं लेक्लांची सेल। तो इसके सेकेंडरी फिजिक्स में प्रैक्टिकल भी होता है सेल का, लेक्लांची सेल का। मोटर बैटरी का भी एक और नाम होता है, इसको हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी या मोटर बैटरी एक ही बात है। तो ये वोल्टेज सेल आपका 1.10 वोल्ट करंट जनरेट करता है, ड्राई सेल आपका 1.5 वोल्ट करंट जनरेट करता है, जबकि मोटर बैटरी जो है वो 12 वोल्ट करंट जनरेट करता है, ठीक है। मोटर बैटरी में 2-2 वोल्ट की 6 बैटरी, मतलब 6 सेल लगे हुए होते हैं, तभी इसको बैटरी कहते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अच्छा वोल्टाइक सेल, अच्छा इसको भी छोड़ दें, आई डोंट थिंक कि आप इसको याद करें, जस्ट लीव दैट टॉपिक आउट, इसके बारे में नहीं आस्क किया जाएगा आपसे।
फॉर्मूला एक्सेल की, ये भी छोड़ दें आप इसको। ये डिटेल टॉपिक है ना, डिटेल टॉपिक आपके पास एप्टीट्यूड में नहीं होते हैं, इसलिए मैं आपको इंटरमीडिएट का टॉपिक लेक्चर मैंने स्लाइड खोली हुई है ना, तो इस तरह से सारी चीज़ें नहीं पढ़ रहे होते हैं। इस तरह डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी आप पूरा का पूरा उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा पूरा छोड़ दें। ये इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो उसको करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें ये चीज़ याद रख लें, आपके जिंक जो है वो, जिंक के जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो याद रख लें। जिंक की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है 0.76 -0.76 वोल्ट, सॉरी दैट इज -0.76 वोल्ट। और कॉपर की याद कर लें, कॉपर की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज क्या हो जाती है, दैट इज इक्वल टू 0.34 0.34। बस ये दो वैल्यूज याद रख लें, जो सारे टॉपिक मैंने काटे हैं इसमें। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है स्टैंडर्ड। ऑक्सीडेशन का होगा तो अब इसको इसका एडिटिव इन्वर्स करना पड़ेगा। अगर जिंक की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की जाएगी तो सूरत में क्या होगा कि जिंक का पॉजिटिव हो जाएगा और कॉपर का सूरत में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की जाए तो। इससे साबित होता है जिंक आराम से रिड्यूस नहीं हो तो ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो जहां पर तो इसको जिंक को हम इसलिए नॉर्मली क्या करते हैं, एनोड के तौर पर यूज करते हैं, एनोड के तौर पर लगाते हैं किसी भी उस पर, लाइक सेल वगैरह में, ठीक है। और कॉपर चूंकि आराम से रिड्यूस हो सकता है तो उसको हम एज अ कैथोड यूज कर रहे होते हैं। बस इतनी बात याद रखें। अच्छा जी, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक हमारे पास है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहते हैं कि हमने जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उन सब की हमने जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को कैलकुलेट किया है, और उसको कैलकुलेट करने के बाद हमने पूरी सीरीज में रख दिया है। उस सीरीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो अब उस सीरीज को मैंने आपको याद भी करवाया था, ठीक है, दोबारा से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो दैट इज के लेके खाना मजे से तरह याद करते हैं उसको, के ले के खा। आई थिंक देयर शुड बी डिफिकल्ट इन राइटिंग हियर, इसको यहाँ से करूँ एंड शो डिस्कार्ड, ओके। आई थिंक यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ लिखना ज़्यादा इजी होगा मैंने तो वहाँ लिखने के। तो देट शुड बी ले के खाना मज़े से, आला मन जो करे, फेंक दे कोई निगाहें, सुंदर प्यार भरी चापा। चापा मतलब CUHGAGPTAU। दैट इज लेके खाना मजे से, आला मन जो करे, फेंक दे कोई निगाहें, सुंदर प्यार भरी चापा। इसको देख लेंगे सारी सीरीज में। ठीक है, इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर निमोनिक एक बार लिख भी देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ याद रखनी है। दैट शुड बी
दैट शुड बी ले के खाना मजे से आला मन जो करे फेंक दे या फेंक दे कोई निगाहें सुंदर सुंदर, उसके बाद प्यार भरी चापा। तो दैट इज लेके खाना मजे से आला मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें सुंदर प्यार भरी, उसके बाद चापा। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये चीज समझ में आती है भाई कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो जीरो है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं उन सब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जब बात की जाए तो वो नेगेटिव में होगी। हाइड्रोजन से जितने भी होंगे इन सबकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज पॉजिटिव में होगी। ऊपर वाले सारे आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकेंगे तो ऑक्सीडाइज आराम से हो सकेंगे, इसलिए ये सबके सब एनोड पे यूज किए जाएंगे। और हाइड्रोजन से जितने भी हैं वो सबके सब प्लस एसआरपी वैल्यूज में हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबकी जो है वो प्लस में है। उसके मतलब आराम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे तो सबके सब कैथोड पे यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो उसका मतलब ऊपर वाले आराम से ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, नीचे वाले आराम से रिड्यूस हो जा रहे हैं तो सब बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो और सबसे अच्छा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन होता है, और सबसे अच्छा जो रिड्यूसिंग एजेंट है सबसे टॉप पे ये आपका लिथियम होता है। तो ये स्लाइड में मैंने ये सारी बातें इसमें बताई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से जरा स्लाइड में देख लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो भी हैं उनमें ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो सब एनोड्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। हाइड्रोजन नीचे जितने भी होंगे वो सब के सब कैथोड के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। वो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी होंगे वो सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ठीक है, और जितने भी नीचे वाले हैं वो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर एक कॉन्सेप्ट आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर का होता है। ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं कि किसी भी एटम पर जो चार्ज आता है कंपाउंड के अंदर वो ऑक्सीडेशन नंबर है। इसकी एक और टर्म होती है, दूसरी टर्म इसकी वैलेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा सा फर्क होता है, दो तीन फर्क है। पहला फर्क तो ये कि जो वैलेंसी होती है उसकी डेफिनेशन में फर्क है। वैलेंसी है क्या कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। किसी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेना है देना पड़ता है वो वैलेंसी है। उर्दू में जो कहा, अच्छा यस यस मोमिना, आई डोंट नो क्या बात आप कह रही, उर्दू में क्या कहा? यस मोमिना, आप क्या कह रही हैं उर्दू में, किस चीज को रिपीट कर दूं? जो सीरीज बताई है मैं यहां पर लिख दे रहा हूं उसमें। ठीक है, तो मैंने इसको आपको लिख कर दे दिया, तो आप यहां पर चेक कर लें। ओके ठीक है, तो फिर अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में फर्क बता रहा था। पहला फर्क तो ये है कि वैलेंसी जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करता है एटम कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट, वो वैलेंसी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? किसी कंपाउंड पर एलिमेंट में जो चार्ज आता है वो ऑक्सीडेशन नंबर है। दूसरी चीज कि वैलेंसी हमेशा होल नंबर में होती है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तीसरी चीज, वैलेंसी हमेशा कांस्टेंट होती है किस एलिमेंट की, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होती है। एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट हो सकती है। ये एक फर्क होता है हमारे पास वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में। सही है, रूल्स ऑफ फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ पे हम इसको इसको फिलहाल लीव कर दें, रूल्स की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। आई थिंक लास्ट करा रहा हूँ मैं आपको टॉपिक ना, ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने हैं। ठीक है ना, निकालना आता है सबको? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं जो मैंने क्वेश्चंस के अंदर आपको दिए हैं, ये इसमें मैं आपको बताऊं। ठीक है, ओके, बस ये आखिरी काम कर लें। यस, फर्स्ट में बताएं जरा, SnCl2 में क्या हो जाएगी?
एक में 2 होगी, एक में 4 होगी। यस, ओके, सही है। HNO3 में नाइट्रोजन की बताएं। यस, +5 हो जाएगी, सही है। अच्छा, सल्फर की बताएं सल्फ्यूरिक एसिड में। यस, सही है, +6 हो जाएगी। फॉस्फोरिक एसिड में बताएं, फॉस्फोरस की। यस, +5 हो जाएगी, सही है। अच्छा, सल्फाइड आयन में बताएं SO3-2 में सल्फर की। ओके, +4 हो जाएगी, सही है। ठीक है। मैग्नीज की बताएं, Mn की बताएं, KMnO4 में। ओके, ठीक है, +7 हो जाएगी, सही है। अच्छा, क्रोमियम की बताएं पोटेशियम डाइक्रोमेट में। सही है, +6 हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट बताएं मुझे ज़रा कि क्लोरीन की बताएं इन चारों में लाइन से। 5। यस, ठीक है, तो दैट इज +1। यस, +3। दिस इज +5। दिस इज +7। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद ऑक्सीजन की बताएं इन चारों में लाइन से बताएं। यस, +2 ऑक्सीजन यहाँ OF2 में, ठीक है। और -1 सही है सोडियम पर ऑक्साइड में। फिर -1 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। और ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में -1/2। ओके। अच्छा, सल्फर की बताएं Na2S2O3 दैट इज हाइपो। हाइपो के अंदर हो गया। यस, +2, सॉरी -2, सॉरी नॉट +2, -2। NCl3 में बताएं नाइट्रोजन का। +3, ओके। MnO4 माइनस में बताएं मैंगनीज का। ओके, +7, ठीक है। तो सारे बच्चों ने सही किया इसमें, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपल। अच्छा, बाकी नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे, देखता हूँ, वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं बचा इसमें, थोड़ी सी चीज़ें उसको डिस्कस करेंगे, बैलेंसिंग इक्वेशन तो नहीं करेंगे। ठीक है क्लास, तो यू हैव एन इशू, डन, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ। बस छोटा सा लेक्चर है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो है प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है, और बाकी इस चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।